स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करेंगे 18 जून 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हम लोग बात करते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:30 वीडियो क्लास उपलब्ध होती है। आज यहाँ पर देखा जाए इस वीडियो में हम लोग 18 जून 2026 के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। इसके बाद देखा जाए आपको 19 जून 2026 की करंट अफेयर की क्लास थोड़ी देर में आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं पहली खबर क्या है। G7 ने क्रिटिकल मिनरल्स गठबंधन बनाया है। G7 जैसा कि आप जानते हैं फ्रांस के नीस में आयोजित किया गया था G7 सम्मेलन। याद रखिएगा कहाँ पर, फ्रांस के नीस में। और वहां पर देखा जाए पीएम नरेंद्र मोदी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, और उसी G7 सम्मेलन के दौरान देखा जाए तो जो हितधारक हैं उनके द्वारा, G7 के जो हितधारक हैं उनके द्वारा देखा जाए क्रिटिकल मिनरल्स गठबंधन बनाया गया। बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है, जो चाइना पर निर्भरता है, चाइना पर निर्भरता को किस प्रकार से कम किया जाए उस दृष्टिकोण पर यह आधारित है। चर्चा करें, G7 देशों के नेताओं ने रक्षा प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए आवश्यक क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति में विविधता लाने के लिए तथा चीन पर निर्भरता को कम करने हेतु नए सहयोग तंत्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। इस पहल के तहत देखा जाए तो भंडारण योजनाओं का समन्वय तथा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की प्रमुख भूमिका वाले एक नए मंच की स्थापना की जाएगी। ठीक है, एक नया मंच स्थापित किया जाएगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की भी एक प्रमुख भूमिका होगी। और मुख्य उद्देश्य क्या है कि चीन पर जो निर्भरता है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं उनमें देखा जाए चीन का एकाधिकार है और विभिन्न देश आपस में मिलकर जो इस चीन के एकाधिकार है उसको देखा जाए चुनौती देने के लिए यहाँ पर एक साझा मंच तैयार करने जा रहे हैं। G7 क्रिटिकल मिनरल्स गठबंधन के नाम से जाना जाएगा। इससे देखा जाए तो G7 का लक्ष्य 2030 तक रेयर अर्थ और परमानेंट मैग्नेट जो है इस पर देखा जाए, इसके लिए किसी एक बाहरी आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता को 60% से कम करके दीर्घकाल में 50% तक लाना है। ठीक है, इस रणनीति की शुरुआत दो प्रमुख खनिज लिथियम और निकल से की जाएगी, जिनका उपयोग स्वच्छ ऊर्जा और उच्च प्रौद्योगिकियों उद्योग में होता है। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए जो ये क्रिटिकल मिनरल्स गठबंधन है इसकी शुरुआत दो मिनरल से स्टार्ट होगी। रणनीतिक शुरुआत दो मिनरल से होगी। कौन कौन से खनिज है, लिथियम और निकल से स्टार्ट होगी। चलिए आगे देखते हैं। क्यूएस विश्वविद्यालय, यहां पर देखा जाए विश्वविद्यालय रैंकिंग। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो होती है 2027 की, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। भारत का शीर्ष संस्थान कौन सा रहा, डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है, तो आईआईटी दिल्ली शीर्ष संस्थान रहा है। आइए देखते हैं खबर क्या है। क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली लगातार दूसरे वर्ष भारत का शीर्ष संस्थान बना है। ठीक है, और ओवरऑल देखा जाए तो इसकी रैंक क्या है, तो ओवरऑल इसकी रैंक है 118वीं। ठीक है, भारत में बात करें तो ये भारत में तो प्रथम है, भारत का पहला है। ठीक, जबकि अगर हम विश्व स्तर पर बात करें कि विश्व स्तर पर इसका क्या स्थान है, तो विश्व स्तर पर इसका स्थान 118वां है। देखते हैं, यहां पर चर्चा करें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे जो है, आईआईटी बॉम्बे, ये 134वें स्थान पर, जबकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास जो है ये 170वें स्थान पर है। ठीक है, यहां पर चर्चा करें शीर्ष 200 में 3 भारतीय संस्थान सम्मिलित है, जबकि टॉप 100 में देखा जाए तो कोई भी भारतीय संस्थान सम्मिलित नहीं है। ठीक, देखते हैं शीर्ष 10 भारतीय संस्थानों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर 205वें नंबर पर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर 221, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु आईआईएससी बेंगलुरु जो है ये 221वें स्थान पर, दिल्ली विश्वविद्यालय 322वें स्थान पर है। वहीं पर देखा जाए जो आईआईटी गुवाहाटी है इसका 349वां और आईआईटी रुड़की जो है इसका 335वां स्थान है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर चर्चा करें तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो एमआईटी है ये लगातार 15वें वर्ष पहले स्थान पर है। यानी कि परीक्षा में आपसे पूछेगा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में दुनिया का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है, शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो यहाँ पर एमआईटी है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए, इसके बाद स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है और तीसरे नंबर पर देखा जाए इंपीरियल कॉलेज लंदन का है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। सरस गैलरी और ई सरस 2.0 से महिलाओं के उत्पादों को मिलेगा बाजार। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो सरस गैलरी और ई सरस 2.0 इसके बारे में चर्चा करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री बढ़ाने हेतु सरस गैलरी और ई सरस 2.0 मंच उन्नयन योजना बनाई है। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ये आपकी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। स्वयं सहायता समूह आपके जीएस पेपर 2, ठीक है, जीएस 2 में दे रखा है, सीधे सीधे वहां पर पॉइंट आपसे पूछा जाता है। साथ ही साथ देखा जाए जो सोसाइटी वाला सेक्शन है, ठीक है,
सोसाइटी वाला सेक्शन जीएस पेपर 1 में भी दे रखा है, वहां भी पूछा जाता है स्वयं सहायता समूह से संबंधित सवाल। तो स्वयं सहायता समूह जो होते हैं, महिलाओं द्वारा संचालित जो स्वयं सहायता समूह है, उनमें देखा जाए उनकी पहुंच बाजार तक सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा स्वयं सहायता समूहों के जो उत्पाद हैं उनकी बाजार पहुंच किस प्रकार से सुनिश्चित की जाए, इसी के लिए सरस गैलरी और ई सरस 2.0 लॉन्च किया गया है। अब ये देखा जाए तो एक एग्जाम्पल हो जाता है, आप मुख्य परीक्षा में जब यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले पॉइंट्स लिख रहे होंगे तो वहां पर आप इसको मेंशन करेंगे इन पॉइंट्स को। ठीक है, देखा जाए तो यह पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को बेहतर बाजार, ब्रांड पहचान और उपभोक्ता पहुंच उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। नई दिल्ली स्थित सरस गैलरी को आधुनिक शोरूम एवं ब्रांडिंग केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां गुणवत्तापूर्ण एवं बाजार योग्य उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चर्चा करें, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव रोहित कंसल ने, ठीक है, रोहित कंसल के अनुसार ई सरस मंच का उन्नयन कर ई सरस 2.0 बनाया जाएगा, जिससे महिलाओं की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। इंडो पैसिफिक कमांड का नाम जो था इसको बदलकर यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया गया। बेसिकली देखा जाए जब डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट टर्म चल रहा था तो उस टाइम पर यूएस, उसके पहले तक यूएस पैसिफिक कमांड के नाम से ही जो यूएस का जो प्रशांत महासागर क्षेत्र को देखने वाला कमांड था उसको यूएस पैसिफिक कमांड के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप का प्रथम कार्यकाल चल रहा था उस टाइम पे आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो झुकाव था वो भारत की ओर ज्यादा था। ठीक, और उस टाइम पर क्या, शिंजो आबे जो प्रधानमंत्री थे जापान के, उनकी एक विजन थी, उनका विजन था क्वाड के निर्माण करने का, और क्वाड पर केंद्रित करते हुए अमेरिका ने देखा जाए तो जो यूएस पैसिफिक था उसका नाम परिवर्तित कर इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया था। ठीक, अब देखा जाए जो सेकेंड टर्म चल रही है तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड पर फोकस करना बंद कर दिया, और क्वाड पर फोकस करने के साथ साथ में अब क्या किया कि देखा जाए तो एक तरीके से जो इंडो पैसिफिक था उसको वापस से यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया है। अब इसका देखा जाए इफेक्ट क्या होगा, इसका मतलब प्रभाव क्या पड़ेगा। बेसिकली अमेरिका जो था उसने अपने फर्स्ट टर्म में एक पॉलिसी बनाई थी कि हम हिंद महासागर क्षेत्र में और प्रशांत महासागर क्षेत्र में चाइना को काउंटर करेंगे। लेकिन ये जो डिसीजन है यूएस पैसिफिक कमांड, जो यूएस पैसिफिक कमांड बना है, इंडो पैसिफिक कमांड जो था उसका नाम परिवर्तित कर यूएस पैसिफिक कमांड बनाया गया है। तो एक क्लियर मैसेज अमेरिका दे रहा है कि उसका मेन फोकस होने वाला है प्रशांत महासागर, यानी कि वो प्रशांत महासागर में खुद को डिफेंड करेगा, अन्य देशों को डिफेंड करेगा, जो उसके हितधारक हैं उनको डिफेंड करेगा। वो हिंद महासागर में अब ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा। और ये ऐसे समय पर हुआ है जब हॉर्मुज स्ट्रेट वापस से खुल रहा है, और उसके बाद में देखा जाए तो हिंद महासागर में जो अमेरिका की सेना थी, अमेरिका की सेना धीरे से वहां हॉर्मुज के आसपास से हटाई जा रही है। ऐसे समय में देखा जाए तो इंडो पैसिफिक का वापस यूएस पैसिफिक बनना, ये ना सिर्फ देखा जाए जो हिंद महासागर क्षेत्र है वहां पर अमेरिका के साथ जो उसके मित्र देश थे उनके गठबंधन को थोड़ा बहुत कमजोर करता है, और इसका इफेक्ट क्वाड पर भी पड़ेगा। ठीक है, इसका इफेक्ट क्वाड पर पड़ेगा, और इसमें फायदा भारत का होगा। भारत का फायदा कैसे होगा कि ऑस्ट्रेलिया जापान की निर्भरता भारत पर और बढ़ने वाली है। ठीक है, क्योंकि क्वाड में 4 कंट्रीज शामिल थी, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है, और अमेरिका क्या कर रहा है, सिर्फ प्रशांत पर फोकस कर रहा है। और इंडो पैसिफिक में देखा जाए तो जो इंडो क्षेत्र है, मतलब जो हिंद महासागर क्षेत्र है, वहां पर ऑस्ट्रेलिया का भी हित है, जापान का भी हित है और भारत का भी हित है। तो अब ये तीनों देश देखा जाए तो और ज्यादा इन तीनों देशों के बीच में और ज्यादा नजदीकियां बढ़ेंगी। चलिए देखते हैं, इंडो पैसिफिक कमांड का नाम जो था ये यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 16 जून 2026 को यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर पुनः यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया है, जिसे 1947 में स्थापित मूल नाम की विरासत का बहाल हुआ। यानी कि 1947 में देखा जाए तो मूल रूप से यूएस पैसिफिक कमांड का गठन किया गया था, और उसके बाद में जब फर्स्ट टर्म चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप का तो उन्होंने नाम परिवर्तित कर इसे यूएस इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया था, और अब वापस से देखा जाए इसको नाम परिवर्तित कर यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया गया। यहाँ पर देखा जाए वर्ष 2018 में तत्कालीन रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने चीन की विस्तारवादी नीतियों और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक महत्ता को देखते हुए इसका नाम इंडो पैसिफिक कमांड रखा था। यहाँ पर देखा जाए कुछ विश्लेषकों ने इस बदलाव को क्वाड और अमेरिकी रणनीति में भारत की प्राथमिकता में संभावित कमी के संकेत के रूप में देखा है। हालांकि सैन्य सहयोग के दायरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखा जाए तो इस प्रशासनिक बदलाव के बीच कमांड की आधिकारिक वेबसाइट पर, ठीक है, भारत का जो नक्शा है वो भी देखा जाए, जो यूएस पैसिफिक कमांड था वहां पर भारत का नक्शा गलत तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया और इसका भारत के द्वारा विरोध भी किया गया है।
ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। नशा मुक्त भारत सप्ताह, ठीक है, नशा मुक्त भारत सप्ताह। यहां पर देखा जाए 17 से 26 जून 2026 के बीच में नशा मुक्त भारत सप्ताह मनाया जा रहा है। देखा जाए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 17 से 26 जून तक नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय क्या है, नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान। ठीक, देखा जाए तो इसका उद्देश्य युवाओं और समाज को नशे के दुष्प्रभाव से के प्रति जागरूक कर स्वास्थ्य एवं सशक्त भारत के निर्माण को बढ़ावा देना है। चर्चा करें तो इस अवधि में देश भर में जागरूकता रैलियां, शपथ कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे, जिनमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, जिला प्रशासन की भागीदारी रहेगी। यहां पर देखा जाए तो अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त मित्र पहल को प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है, और सोशल मीडिया पर नशा मुक्त भारत के माध्यम से जन जागरूकता फैलाई जाएगी, यानी कि हैशटैग नशा मुक्त भारत एक पहल चलाई जाएगी। और ये जो नशा मुक्त सप्ताह मनाया जा रहा है कब से कब तक, तो ये 17 से लेकर 26 जून तक मनाया जाएगा। आगे चर्चा करते हैं एक महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस। यहाँ पर देखा जाए संयुक्त राष्ट्र के विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस प्रतिवर्ष 17 जून को भूमि क्षरण की समस्या और भूमि क्षरण तटस्थता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2026 का थीम क्या है, ठीक है, यहाँ पर रेंजिंग लैंड्स, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट, रीस्टोर इसका थीम है, इस थीम को याद रखिएगा। देखा जाए तो इस दिवस की स्थापना 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के द्वारा की गई थी और प्रथम आयोजन कब किया गया था, 1995 में किया गया था। वर्ष 2026 में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय का 32वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, यानी कि यूएनसीसीडी जो था इसकी 32वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और वैश्विक आयोजन की मेजबानी कौन कर रहा है, तो केन्या वैश्विक मेजबानी कर रहा है। यहाँ पर याद रखिएगा जो यूएनसीसीडी का 32वां संस्करण जो आयोजित किया जाएगा उसकी मेजबानी कौन करेगा, केन्या करेगा। और 32वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है यूएनसीसीडी की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वाहन प्रतिस्थापन योजना के तहत पहला समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हो गया। यहाँ पर देखा जाए वाहन प्रतिस्थापन योजना बेसिकली है क्या, ठीक है, तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिल्ली एनसीआर में वाहन प्रदूषण कम करने हेतु अशोक लेलैंड और उसकी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकाई है स्विच मोबिलिटी, इसके साथ वाहन प्रतिस्थापन योजना के तहत पहला समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। ठीक, चर्चा करते हैं योजना के तहत भारत स्टेज 4 यानी कि जो BS4 इंजन थे उससे, ठीक है, उससे पुराने ट्रकों और बसों को भारत स्टेज 6 यानी कि BS6 अथवा इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की एक्सेस शोरूम पर 8% तक छूट प्रदान किया जाएगा। यानी कि देखा जाए बेसिकली जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री है उसके द्वारा अशोक लेलैंड और उसकी जो इलेक्ट्रिक इकाई है स्विच मोबिलिटी उसके साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। होगा क्या, जो भारत स्टेज 4 BS4 इंजन थे उनको रिप्लेस किया जाएगा BS6 इंजन से, ठीक है। और देखा जाए इसके लिए एक्सेस शोरूम बनाया जाएगा जहां पर 8% तक छूट भी प्रदान की जाएगी। चर्चा करते हैं आगे, पूर्व उप सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल विजय ओबराय का निधन हो गया है। यहाँ पर चर्चा करें, भारतीय सेना के पूर्व उप सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल विजय ओबराय का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 29 सितंबर 1941 को चकवाला वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। 1961 में प्रथम बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री में सेना में प्रवेश किया था। 1965 में देखा जाए तो दाहिना हाथ खोने के बावजूद उच्चतम पदों पर पहुंचे, ठीक है। चर्चा करें, उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक तथा सेना पदक एवं विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। कारगिल युद्ध के बाद सेना सुधारों का नेतृत्व करने के साथ उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज और वॉर वुडेंड फाउंडेशन की स्थापना की थी, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा सेंटर वॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये स्थापना की गई थी विजय ओबराय के द्वारा, जो रिटायर्ड सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल विजय ओबराय के द्वारा। चलिए आगे चर्चा करते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बना उज्बेकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर चर्चा करते हैं, उज्बेकिस्तान गणराज्य जो है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के समझौते अनुच्छेदों को अनुमोदित करने के बाद बैंक का 10वां सदस्य एवं शेयर धारक बन गया है, जिससे यह बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश बन गया है, ठीक है। चर्चा करें, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवाकत मिर्जियोयेव, ठीक है, इनके द्वारा 21 मई 2026 को NDB में देश की सदस्यता को स्वीकृति देने वाले कानून पर हस्ताक्षर किया गया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक उज्बेकिस्तान में ऊर्जा, जल प्रबंधन, परिवहन, नगर अवसंरचना, सामाजिक अवसंरचना से संबंधित अपनी पहली परियोजनाएं तैयार करेगा। देखा जाए तो बैंक राष्ट्रीय मुद्राओं में वित्त पोषण, राष्ट्रीय खरीद प्रक्रिया, पर्यावरणीय जोखिम मूल्यांकन तंत्र तथा परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को भी बढ़ावा देगा,
ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कौन सा नवीनतम सदस्य बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, तो उज्बेकिस्तान बना है नवीनतम सदस्य। चलिए आगे चर्चा करते हैं। कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर, क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्या है, G7 द्वारा क्रिटिकल मिनरल्स गठबंधन बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तेल उत्पादन को बढ़ावा देना, चीन पर निर्भरता कम करना और आपूर्ति को विविधता लाना, परमाणु ऊर्जा का विस्तार करना, या कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 2 है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत की शीर्ष संस्थान कौन रहा? IIT बॉम्बे, IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली या IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 3 है, नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 का आयोजन कब किया जा रहा है? 1 से लेकर 10 जून, 10 से 20 जून, 17 से 26 जून या 20 से 30 जून तक। और यहाँ पर बात करें, चौथा सवाल है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बनने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन बना है? कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान या उज्बेकिस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा में, देखा जाए तो डायरेक्टली आप सवाल ये पूछा जा सकता है। ठीक, और अंतिम सवाल है, वाहन प्रतिस्थापन योजना के तहत पहला समझौता ज्ञापन किस कंपनी के साथ हस्ताक्षरित किया गया? टाटा मोटर्स के साथ, महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ, अशोक लेलैंड के साथ या मारुति सुजुकी के साथ। ठीक है, तो ये है 5 प्रश्न। इन 5 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और क्लास PDF PPT आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। और टेस्ट आपको ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ आप हमारा मासिक पैकेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मासिक पैकेज का लिंक इसी वीडियो के पिन कमेंट में दिया हुआ है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।